भारत के जो 3-4 क्रू मेंबर मारे गए हैं अमेरिका की मिसाइल हमलों में शिप्स पर, अमेरिका ने उसके ऊपर कोई खेद व्यक्त नहीं किया है और कोई माफी नहीं मांगी है, बल्कि ये कहा है कि जो भी जहाज उल्लंघन करेगा उस पर हम अटैक करेंगे, चाहे कोई भी हो, और उन्होंने गलती की है, उनको सजा भोगी है उन्होंने। जयशंकर ने रूबियो से बात की तो रूबियो ने सीधा धमका दिया कि वी आर गोइंग टू अटैक इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस। ये तो ओपनली दादागिरी है। और जयशंकर ने चुप करके सुन लिया, नहीं, वी प्रोटेस्ट इट, वी डोंट एक्सेप्ट इट। क्या फायदा, आपने एक्शन क्या लिया? आपको बोलना चाहिए था कि आप माफी मांगो। माफी मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, वो खेद व्यक्त करने को भी तैयार नहीं कि हमने किसी को मारा है। उनके अपने अगर 3 आदमी मर जाए ना अमेरिकन, तो पूरी दुनिया में हल्ला गुल्ला मचा देते हैं, क्योंकि उनकी जानों की कीमत है और जो हमारी जान है वो कॉकरोच है साहब। तो हमारी सरकार कैसे बोलेगी कॉकरोच के लिए? हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। 145 करोड़ है ना, करोड़ों मर भी जाए क्या फर्क पड़ता है? कायरों की सरकार है तो कायरों की सरकार प्रोटेस्ट कैसे कर सकती है? ये कैसे कह सकती है कि आप माफी मांगो? इतनी हिम्मत कहां से आएगी उसके पास? उसके साथ ही आज बांग्लादेश से फिर एक स्टेटमेंट आया कि आप पुश इन मत कीजिएगा। ये कल जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने बोला था, जो डीजी लेवल की 4 दिन की मीटिंग थी। आज फिर एक स्टेटमेंट आया कि आप पुश इन कर रहे हो, हमें स्वीकार नहीं है, हमें एक्सेप्ट नहीं है, मत करो। ये ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी बिगड़ रही हैं। और इंडिया के नए एम्बेसडर दिनेश त्रिवेदी ढाका पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वी आर वन लैंड वन पीपल, कुछ इस किस्म का स्टेटमेंट दिया। तो जमात ने उसका विरोध किया कि ना तो हम वन लैंड है, ना ही वन पीपल है। आप अलग हो, हम अलग हैं। आपका अलग मुल्क है, हमारा अलग मुल्क है। आपके लोग अलग हैं, हमारे लोग अलग हैं। डोंट ट्राई टू मिक्स अप द थिंग्स, वी आर जस्ट नेबर्स। ये जो पड़ोसियों के साथ जो हमारी कड़वाहटें हैं ना, ये थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसे कंटेन करने की जरूरत है। दिनेश त्रिवेदी को भेजा गया था, लेकिन उनका पहला सेंटेंस ही वहां जाकर जो बोलना था, उसने ही वहां जाके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी। बात तो वही है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अमेरिका ने तो कोई खेद भी व्यक्त नहीं किया, कोई माफी भी नहीं मांगी। हमें इस बात से पता लग जाना चाहिए कि अमेरिका हमको कितनी अहमियत देता है। एक सिचुएशन सोचिए, अगर इस क्रू मेंबर की जगह 3 रशियन मारे जाते या 3 चाइनीज मारे जाते, जस्ट सोचिए आप, मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्रू मेंबर के अंदर 3 रशियन मारे जाते या 3 चाइनीज मारे जाते तो क्या होता। दरअसल दुनिया में जितने जहाज चलते हैं ना, मेरे पास उसके डेटा हैं, उन सब के ऊपर जितने शिपी काम करते हैं क्रू मेंबर, से 12% इंडियन हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर विच कम्स फ्रॉम ए कंट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट इज इंडिया। 12% क्रू मेंबर्स आर इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर 100 में से 12 क्रू मेंबर, आप किसी भी जहाज पे चले जाओ, आपको इंडियन मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, चाहे पैसेंजर शिप्स हो या कार्गो शिप्स हो या टैंकर्स हो, कुछ भी हो। एक और बात भी निकली आज, ये सारे हमले उन शिप्स के ऊपर हुए जो शिप्स ना तो रशियन थे और ना चाइनीज थे। आप गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रहा हूं, आज ये बातें निकल कर आ रही हैं। एक भी हमला उस शिप पे नहीं हुआ जो चाइनीज वेसल था या जिस पे चाइनीज क्रू मेंबर थे। एक भी हमला उस शिप पे नहीं हुआ जिस पर रशियन क्रू मेंबर थे। भले ही रशिया का शिप था या नहीं था, भले ही चाइना का शिप था या नहीं था, लेकिन जिस पर भी चाइनीज क्रू मेंबर थे या रशियन क्रू मेंबर थे, उस पर हमला नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा। उन पर हमला किया गया जिस पर इंडियन थे मोस्टली। इसका मतलब इन्हें पता था कि किस पर हमला करना है। उन्हें पता था कि किस पर अटैक करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी और वहां से रिटेलिएशन होगा। और उन्हें पता था कि इंडिया पर अटैक करेंगे, ये कमजोर नसें कुछ नहीं करेंगे, चुप होकर रह जाएंगे लोग। कायर सरकार हो तो कोई क्या कर सकता है? इट्स अ कवर्ड गवर्नमेंट वी हैव गॉट। क्या चाइना चुप बैठता था अगर उसके 3 क्रू मेंबर मर जाते थे तो? क्या रशिया चुप बैठता था अगर उसके 3 क्रू मेंबर मर जाते थे तो? तूफान उठा देते थे साहब, तूफान, मैं बता रहा हूं आपको। और अमेरिका से वो तूफान संभलता नहीं था। अमेरिका को पता पंगा किससे लेना है। पंजाबी में एक शब्द आता है पंगा, टसल किससे लेनी है। उसे पता है पंगा किससे लेना है, कि इंडिया से लेगा चलेगा, इंडिया वाले कुछ नहीं बोलेंगे साहब। और कहीं चाइनीज वेसल के साथ पंगा ले लो या रशियन वेसल के साथ पंगा ले लो तो मुसीबत है। बीच में अटलांटिक के अंदर रशिया के 1-2 शिप पंगा लिया अमेरिका ने, उनको एस्कॉर्ट करके कहीं ले गए, लेकिन अंदर से जो फिर धमकी मिली कि हट जाओ यहां से और शिप वापस कर दो वरना अंजाम उसका हो जाएगा। फिर उसके बाद से बहुत सारे नेवल वेसल्स भी पहुंचे रशिया के,
और कहा कि अगर आप ये करने जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू हिट यू। उसके बाद अमेरिकन शिप्स वापस चले गए। देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिकन से डरपोक आदमी, इनको सामने से कोई आके मारने की कोशिश कर रहे, भाग जाते हैं ये लोग। ट्रंप को अकेला नहीं भागने वालों में से, इनकी भागने की हिस्ट्री है, भगोड़े हैं ये लोग। ये लोग अफगानिस्तान से भागे हैं, ये लोग कोरिया से भागे हैं, ये लोग वियतनाम से भागे हैं। ये जहां जाते हैं इनको मार पड़ती है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मुसीबत यह कि हमारी सरकार में, कायराना सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि इनको जवाब दे सके। जब उन्हें पता लग जाए कि सरकार कायर है, इनको 500 बंदे हथकड़ियों में, बेड़ियों में आप डाल के भेज दो, ये कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसा ही होता है साहब। फिर दूसरा बंदा आके कोई भी जूते मार के जाता है, थप्पड़ मार के जाता है। यही हमारे साथ हुआ साहब। इसे डिप्लोमेसी नहीं कहती है साहब, इसे थप्पड़ क्रेसी कहते हैं कि वो आता है और थप्पड़ मार के चला जाता है, और हम सहन करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं। व्हाट ए ट्रेजेडी फॉर अस। बांग्लादेश ने भारत के पुशिन के ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया साहब, बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया, और कहते हैं ये लोग क्या करते हैं बीएसएफ वाले, पहले लाइट्स बंद कर देंगे और आधी रात के बाद में ये लोग वहां पर गेट खोलकर ये लोगों को बांग्लादेश की सीमा में जो जीरो लैंड होता है, या जिसको नो मैंस लैंड भी कहते हैं, वहां धकेल देते हैं। ये पुशिन या जिसे पुशबैक का मुद्दा है, अब ये बढ़ता चला जा रहा है। जबकि 4 दिन की डीजी की मीटिंग भी हुई है, लेकिन तो भी, जी हां, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जहां पे बीच में झड़पें होने की भी स्थितियां पैदा हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, झड़पों की भी स्थितियां पैदा हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि भाई, जब आपने वादा किया है कि एक कम से कम अच्छे कंट्री होने के नाते आप पुशिन क्यों कर रहे हो, और वहां उनके एक एक्सपर्ट है, वो बदलते हैं कि हर बार पुशिन से पहले इंडिया के बॉर्डर इश्यूज में बत्तियां बंद कर दी जाती हैं, लाइट बंद कर दी जाती है। इसका मतलब है कि बीएसएफ जो पुशिन करने की तैयारी में है, और फिर स्थानीय लोगों को जानकारी दी जाती है और पुशिन रोकने में फिर मदद मांगी जाती है। दिस इज समथिंग, आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट इज राइजिंग। और मैं एक बात समझ के चलूंगा कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते चले जाते हैं इसमें, वैसे वैसे चीजें जो हैं बिखरती चली जाती हैं, और फिर उसके बाद एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि आप दरअसल देखा जाए तो वो करने जा रहे हैं जो अलाउड नहीं है। अब क्या कहा जाए, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन जो सिचुएशन है, वो कुछ हालात जो है वो अच्छे नहीं है। मुझे लगता है कि जब आपने बातचीत की है तो कम से कम ऐसा तो करो कि बातचीत के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करो। ये पुशिन नहीं चलेगा ना, कब तक चल पाएगा? थोड़े दिन चला लोगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो फिर क्या करोगे उसके बाद में? आपको एक और दुश्मन चाहिए यहाँ पर, वैसे ही कम दुश्मन है इंडिया के। अब साहब जमात, वो उनकी कट्टरपंथी पार्टी है, शेख हसीना के टाइम में बैन भी थी। इंडिया के नए हाई कमिश्नर वहां पहुंचते हैं, दिनेश त्रिवेदी। मुझे लगता है शायद 55 सालों के बाद पहली बार एक नॉन आईएफएस ऑफिसर को वहां पर एज ए हाई कमिश्नर, या जिसको एम्बेसडर भी कहते हैं, भेजा जाता है वहां पर। और जाते ही वहां पर फिर कहते हैं कि दोनों, ये तो दोनों देशों की हवा पानी तो एक ही है, ये तो एक ही आदमी है, एक ही लोग हैं सारे। उसको लेके फिर जमात ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भैया हमारा हवा पानी एक नहीं है, तुम्हारा हवा पानी अलग है, हमारा अलग है, तुम अलग कंट्री हो, हम अलग कंट्री हैं, हम वन पीपल नहीं है, हम सिर्फ नेबर्स हैं। तब देखिए आजकल क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज के ऊपर ना कई किस्म के अर्थ निकाल लिए जाते हैं। और दिनेश त्रिवेदी के बयान के बाद जमात की जो कमेंट्स आए हैं, उससे एक बात का फिर पता लग रहा है कि इंडिया के विरोध में हवा वहां पर फिर से बन रही है। और खासतौर से जो मैंने कहा ना कि पुशिन वगैरह की जो घटनाएं हैं वो उसको और एग्रीवेट करती हैं, और ऐसे क्या होता है ना, ऐसे में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बल्कि दिनेश त्रिवेदी ने तो ये भी कह दिया था कि हमारे पास 140 करोड़ हैं, इनके पास 20 करोड़ हैं, तो ये जोड़ दो 160 करोड़ हो जाते हैं, मिलकर करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आजकल क्या है ना कि डिप्लोमेसी के अंदर जितना कम बात की जाए उतना अच्छा है। और इंडिया के जितने भी जो प्रीवियस एम्बेसडर रहे हैं वहां पर, यानी कि हाई कमिश्नर कहते हैं उनको, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कई बार कई कंट्री के अंदर हम हाई कमिश्नर वर्ड यूज करते हैं, कई कंट्री में हम एम्बेसडर वर्ड यूज करते हैं। दोनों में क्या फर्क है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या फर्क है एज ए इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप बड़े विद्वान सारे हमारे दर्शक हैं, बड़े विजडम वाले दर्शक हैं। तो मैं बता दूं कि क्यों किसी मामले में हाई कमिश्नर का, बांग्लादेश के मामले में हाई कमिश्नर कहते हैं हम, पाकिस्तान के मामले में भी हाई कमिश्नर कहते हैं। जब हमारा
लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो हमारा एम्बेसडर है उसको भी हम हाई कमिश्नर कहते हैं, उसको हम एम्बेसडर नहीं कहते। लेकिन अमेरिका में आता है एम्बेसडर कहते हैं, केन्या में होता है एम्बेसडर कहते हैं, रशिया में होता है तो एम्बेसडर कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, आपने एक नाम सुना होगा जिसको कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जो कभी एक टाइम में ब्रिटेन के गुलाम थे। आप समझने की कोशिश कीजिए, कॉमनवेल्थ कंट्री वो हैं जो एक टाइम ब्रिटेन के अंग्रेजों के गुलाम थे, बाद में आजाद हो गए। तो इन सब गुलाम देशों ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप का नाम रखा कॉमनवेल्थ नेशंस। हालांकि थोड़ा अपमानजनक है, मैं आपको बताऊं, इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग एक्चुअली इस ग्रुप का मेंबर होना, कि ये शो करता है कि हम आपके गुलाम थे पहले। लेकिन कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं, जो ग्रुप हैं, जितना भी है 20-30 का जो भी है, इनके आपस में जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, उसको एम्बेसडर नहीं कहा जाता, उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। जैसे कि ब्रिटेन का इंडिया के अंदर जो है हाई कमिश्नर है, लेकिन ब्रिटेन का अमेरिका के अंदर जो है वो एम्बेसडर है। तो कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में जो भी हमारे एम्बेसडर्स होते हैं उनको एम्बेसडर का नाम नहीं दिया जाता, उनको हाई कमिश्नर का नाम दिया जाता है। और जो कॉमनवेल्थ नेशंस नहीं है उनके बीच में एम्बेसडर होते हैं। लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ नेशन भी हैं, लेकिन हम किसी नॉन कॉमनवेल्थ नेशन के साथ अगर हम अपना कोई नियुक्त करते हैं तो वो एम्बेसडर हो जाएगा वहां पे। जैसे अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह हमारे एम्बेसडर्स हैं वहां पर, या लैटिन अमेरिका में जाओगे एम्बेसडर है वहां पर। तो ये एक फर्क हो जाता है इन दोनों के बीच। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा, अगर जिनको नहीं पता था तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा। और हाँ, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारा चैनल है स्माइल प्लीज दिनेश के वोरा, उसको जरा सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे लिंक भी दिया हुआ है इस बार, तो कल हमने शायद नहीं दिया था, दिया है। तो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए, सर लिंक तो है ही नहीं, लिंक तो है ही नहीं, तो मैंने आज लिंक दिया है। स्माइल प्लीज दिनेश के वोरा एक हल्का फुल्का चैनल है, सिर्फ देखो और हंसो, मुस्कुराओ, और रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी। और 9:30 पे हम आएंगे आपसे बात करने के लिए वर्ल्ड न्यूज के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।